हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग बार बार प्रीलिम्स फेल होते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है मैंने हर बार ही प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 4 साल से मैं मेंटोरशिप दे रहा हूँ। लास्ट ईयर भी अपने ही फैमिली ग्रुप से अराउंड 600 के अराउंड क्वालिफाई किए हैं, 5 to 600। और जहाँ मैं काम करता था, प्रोग्राम रन करता था बिग इंस्टीट्यूट में, वहाँ भी काफ़ी अच्छा एक सक्सेस रेट था। देखो, अभी मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, ऐसा कौन सा रीज़न है जो लोगों को क्वालिफाई कराता है। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो फेल होते थे और फिर वो क्वालिफाई कर गए। ऐसा क्या चेंजेस आया? ऐसा कौन सा रीज़न है? बहुत सारे लोग बहुत बार बार सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन उसके बाद भी फेल हो जाते हैं प्रीलिम्स में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, कई हज़ार लोगों को मैंने मेंटोरशिप दिया है, उसमें हम देखेंगे कैसे वो क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से उस पे काम कर सको। तो एक-एक चीज़ में हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए, नहीं भी पसंद आए तब भी आप करिए। आपका जो कमेंट होगा उस पे फीडबैक पे हम लोग काम करेंगे। तभी यूट्यूब पे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग रेगुलर रहेंगे, चीज़ें रिवाइव करेंगे और छोटे-छोटे जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं आप लोग को शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आए कि कैसे क्वालिफ़ाई किया जा सकता है। क्योंकि क्वालिफ़ाई करना कोई ऐसे आपको राजा महाराजा बनने की ज़रूरत नहीं है, 30 मार्क का बनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आम तरीके से आराम से आप क्वालिफ़ाई कर सकते हो। ऐसा इतना टफ़ नहीं है जितना कि मार्केट में हुआ बनाया जाता है, जितना बवाल बनाया जाता है कि अरे ऐसा है, वैसा है, ये आ गया, अनसर्टेनिटी है, अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हैं वो सबके लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप स्पेशल हो, तब भी लोग, बहुत सारे लोग क्वालिफ़ाई करते हैं। आप भी क्वालिफ़ाई करोगे। चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, उस पे आपको ध्यान रखना है, काम करना है, आप आराम से क्वालिफ़ाई करोगे। पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ, पाथ फाइंडर का जो बैच दूसरा है, पहला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, डबल सीट आ गई। तो जो दूसरा दूसरा बैच है, मतलब डबल सीट जितना मैंने आप लोग को वादा किया था उससे ज़्यादा लेना पड़ा। अभी दूसरा जो बैच है ये लास्ट बैच होगा, इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। तो ये इसकी जो फ़ीस है वो 2999 है और ये 5 दिसंबर से शुरू होगा, 16 दिसंबर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो एडमिशन 5 दिसंबर से होगा, ऐप में होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर लो, 5 तारीख को आपको विज़ुअल हो जाएगा। तो वही जो पाथ फाइंडर था वो अपना बैच 2 है, ये सारी चीज़ें जो उसमें थी वही इसमें इंक्लूडेड है। फिर एक मैंने सेपरेट बना दिया है पीवाईक्यू एनालिसिस का। बहुत सारे लोग जो मीन्स लिखे होते हैं उनको बहुत गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, तो उनके लिए क्या है कि नो मेंटोरशिप और उसमें 1999 में आप ले सकते हो। फिर पीवाईक्यू और करंट अफेयर्स साइंस इकोनॉमी एनवायरनमेंट, ये भी आप ले सकते हो। तो इसमें अराउंड फ़ीस आपकी है 2499। यहाँ पे आप जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, यूपीएससी कोर्सेज में दिख जाएगा। दिस इज़ टेलीग्राम चैनल, आपको यहीं सारी चीज़ें मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, इन्वायरमेंट की सीरीज़ यहाँ आपको मिल जाएगा, मैपिंग मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें मैं आपकी ऑलरेडी कवर करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं, मैं ऑनेस्ट तरीके से एक एक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा, ताकि उस चीज़ से आप को रिलेट कर पाओ, उस चीज़ को समझ पाओ और फिर आप उस पे काम कर पाओ। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं उस पे काम करें और चीज़ें उसको सही करना है। तो सबसे बड़ा रीज़न मैंने ये देखा है कि माइंडसेट। बहुत सारे ऐसे आप में से लोग होंगे कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो, सारी चीज़ें आपने पढ़ी, सब कुछ रिवाइज़ किया, उसके बाद भी क्वालिफ़ाई नहीं होता, तो वो निराश होना बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है। ऐसा नहीं कि आप निराश ना हो, हमेशा ये बोलो होप रखो, होप रखो। नहीं, आपकी मेहनत में कोई इश्यू नहीं है, आपने सारी मेहनत कर रखी है, उसके बाद भी क्वालिफ़ाई नहीं हो रहा, क्यों? मैंने बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा है कि सेम नॉलेज से उनका माइंडसेट थोड़ा-सा चेंज किया गया, थोड़ी-सी चीज़ें उनको फ़िलअप की गई और उसी नॉलेज से नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स क्वालीफाई कर गए। ये जो अपना पाथ फाइंडर बैच 1 है, बहुत सारे, अगर आप लोग हो या जो आप अपने दोस्त यार से पूछो, मैं ज़्यादा इसी पे फ़ोकस करता हूँ कि जो आपके अंदर का टैलेंट है, जो आपके अंदर की चीज़ें हैं, उसको आप बेस्ट तरीके से दे दो, वही इनफ हो जाता है कभी-कभी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों में कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ माइंडसेट अगर आप सही कर लो ना, जो 5 नंबर, 10 नंबर से रुक रहे हैं, आप 15 नंबर ऊपर चले जाओगे। ये बहुत बड़ा रीज़न है। अब ये मैं आप लोगों से अगर मैं बात करूँ कि माइंडसेट ऐसा ख़राब क्यों होता है? देखो, माइंडसेट ख़राब होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस होती है, मिसकंसेप्शन होता है। सबसे पहला कि एक मार्केट में डर बनाया जाता है। अब बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे, मतलब किसी को क्या सेल करना है, किसी को क्या करना है, तो एक माहौल बना जाता है, अरे यूपीएससी देखो इसने ऐसे चेंज कर दिया, यहाँ से पूछ लिया, वहाँ से पूछ लिया। इससे क्या होता है ना, पैनिक क्रिएट होता है लोगों में। जो लोग क्वालीफाई करते हैं, एक बारी क्वालीफाई कर जाते हैं, उनका माइंडसेट क्लियर होता है, भाई तू कुछ भी पूछ ले, मैं जाके वहाँ पे करके आऊँगा, करके आऊँगी। वो क्लियर होते हैं और वो बार-बार क्वालीफाई करते हैं। मैं बार-बार क्वालीफाई किया, ऐसा नहीं मैं कोई 30 मार्क हाँ, शाहरुख खान हूँ या कुछ वैसा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही नॉर्मल, आपके जैसे एकदम मामूली जगह से पढ़ के आया, कोई आईआईटीएन नहीं
कि ये नहीं, वो नहीं। जैसे एक हमारे माइंड में होता है, जब शुरू-शुरू में मैं वाजीराम में कोचिंग करता था, तो मेंस वाले बच्चे खड़े होते थे, तो मुझे लगता था यार क्या बच्चे हैं, मतलब मेंस लिख रहे हैं। ऐसा ऐसा होता है, फ़ील होता है। हमें लगता है कि वो लोग बहुत हाई-फ़ाई हैं, बहुत अलग तरीके से पढ़ाई करते हैं। जब मैंने बार-बार क्वालीफ़ाई किया तो मैं बोला कि अरे यार ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स वेरी ईज़ी। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हमें शातिर होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शार्प होने की ज़रूरत है। येस, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, उस पे आपको काम करना है। आप डिसिप्लिन से पढ़ाई करिए, सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस से पढ़ाई करिए, आप ईज़िली क्वालीफ़ाई करोगे। तो माइंडसेट सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर आप माइंडसेट को अपने ट्रेन कर देते हो, होता है ना मन के हारे हार, मन के जीते जीत। बहुत सारे लोग डर में परेशान होते हैं, डर में फँसे होते हैं। उनको ये लगता है कि वो नहीं कर सकते क्वालीफाई, सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद भी नहीं हो रहा है। अनसर्टेनिटी पे दे देते हैं, लक पे डाल देते हैं। देखो लक वर्क मैटर करता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे लक मिनिमाइज़ होता चला जाता है। ये आपने सुना होगा कि जितना ज़्यादा हम हार्ड वर्क देते हैं लक के चांसेस उतने ही कम होते चले जाते हैं। फिर लक पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। देखो पेपर अनसर्टेन आता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, फिर भी लोग क्वालीफाई कर रहे हैं ना, 10 12 15 हज़ार लोग हर साल। आप भी क्वालीफाई कर सकते हो, आपको उस कैटेगरी में जाना है। मार्केट की जो चीज़ें हैं, जो अफवाह हैं, हवा हैं, डराया जा रहा है, यहाँ से आएगा, हम करवा देंगे, हम पास करवा देंगे, ये करवा देंगे। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि यू आर द ओनली पर्सन जो क्वालीफाई करेगा। कोई भी जो गाइडेंस होता है, गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5-10% अगर आप सही गाइडेंस में हो, वो आपका इंजन होता है कि किस दिशा में आपको ले जाना है। बाकी 95% इट्स यू, 95% इट्स यू जो आपको क्वालीफाई कराएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रख लेना। आप कितनी भी बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर लो, 5 लाख रुपए दे लो, कुछ भी कर लो, इट्स ओनली यू। हर चीज़ आपसे स्टार्ट होता है, आपके कॉन्फिडेंस से स्टार्ट होता है, आपके सेल्फ बिलीफ से स्टार्ट होता है। ये सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये हर जगह की बात है। तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ खुद में बनना है, फिर बाहर की जो हेल्प है आपको लेना है। तो माइंडसेट आपको बहुत स्ट्रांग करना है। कैसे करना है? आप ये सोचो कि यार एक एग्ज़ाम है जहाँ से 10 से 15 हज़ार लोग हर साल क्वालीफाई करते हैं। अनसर्टेनिटी है, मैं मानता हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। क्यों कर सकता हूँ, कर सकती हूँ? बिकॉज़ मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने सारी चीज़ें टिक मार्क किया है। मैं एक-एक चीज़ करके बताऊँगा आपको। मैंने उसको रिवाइज़ किया है, जो इश्यूज़ थे, मेरे जो खुद के इश्यूज़ थे, उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, उस पे मैंने काम किया एंड नाउ आई एम रेडी टू क्वालीफाई। अगर मैं क्वालीफाई नहीं करूँगा, कोई मैं नहीं करूँगी तो कोई नहीं करेगा। ये माइंडसेट आप डेवलप करो। ऐसे माइंडसेट बहुत लोगों में डेवलप हुआ, उनकी तैयारी शायद बहुत सारे लोग जो मतलब नहीं क्वालीफाई किए, उनकी तैयारी उनसे ज़्यादा थी, और जो क्वालीफाई किया उसकी तैयारी कम थी, फिर भी वो क्वालीफाई कर गया। क्यों? बिकॉज़ ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। माइंडसेट से बड़े-बड़े युद्ध जीते गए हैं। माइंडसेट से मतलब बहुत सारी चीज़ें जहाँ इंसान हारता है वहाँ जीत के चला आता है। तो आपकी सबसे बड़ी पावर होती है आपका माइंडसेट। माइंडसेट ऐसा नहीं होता कि आपका एक दिन में डेवलप हो जाएगा, कि मैं आके आपको यहाँ 30 मिनट में चीज़ें दे लूँ और आपको बता दूँ और आपका माइंडसेट डेवलप हो गया। छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो प्रोग्राम का पार्ट रहे होंगे पास्ट ईयर्स में, वो भी जानते हैं कि मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करवाता हूँ, ताकि आप उस चीज़ को फ़िल अप करो, उस चीज़ को समझो कि ये जो चीज़ है नॉर्मल है, ये जो चीज़ आपको परेशान करती है वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस दे, और आप आराम से उन सारी चीज़ें जितनी मिथ है ना, वो सब आपका क्लियर हो जाएगा। लोग फेल क्यों होते हैं? मिथ की वजह से होते हैं। उनको लगता है कि ऐसे करना है, ऐसे एलिमिनेशन लगा देना है, ऐसी चीज़ें, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं करनी है। हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं करोगे तो बैकफायर कर जाएगा, इंक्लूडिंग एलिमिनेशन। अगर एलिमिनेशन पूरा 100% काम करे, सीधे काम कर दे, तो मतलब जितने लोग देखते हैं सब क्वालीफाई कर जाए, नहीं। वो तभी काम करेगा जब बाकी चीज़ें आप फिल करते हो, तो ये चीज़ आप एक्स्ट्रा आपके साथ, और वो ज़्यादा पॉजिटिव में काम करेगी, तब होता है। उसके पहले आपको थोड़ी न्यू तैयार करनी पड़ती है। न्यू कैसे तैयार करनी पड़ती है? छोटी-छोटी चीज़ों में। तो माइंडसेट आपको डेवलप करना है, फियरलेस रहना है, डरना नहीं है, ये सोचना है एग्ज़ाम है, आपने पढ़ा है और आप क्वालीफाई करके ही मानोगे। आपका अपना स्टैंडर्ड ऐसे सेट होना चाहिए, आप ऐसे सोचो कि आपको इंटरव्यू देना है, कितनी रैंक है, आप उसके बारे में सोचो। प्री जो फ़ोबिया होता है ना लोगों में, उसके बारे में सोचना नहीं है। नेगेटिविटी वीडियो देखने नहीं है। बहुत सारे लोग बताते हैं मैंने 18 घंटे पढ़े, 17 घंटे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 8 घंटे भी डेली पढ़ रहे हो डिसिप्लिन के साथ, अभी से आप प्री क्या मेंस भी क्वालीफाई कर लोगे, बट सही तरीके से, सही डायरेक्शन में। तो माइंडसेट आपको इस पे काम करना है। माइंडसेट के वजह से लोग फेल होते हैं, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। सो दिस इज़ द रीज़न। उनको फ़ियर होता है, बहुत सारी चीज़ें तैयार होने के बाद भी वो बैकफायर कर जाती हैं। उल्टे सीधे उनको तरकीब बताए जाते हैं, उल्टे सीधे गाइडेंस दिए जाते हैं कि ये करंट अफेयर 4
4 करंट अफेयर्स करना है, 200 मॉक टेस्ट लगा लेने हैं आपको, ये यहाँ से पढ़ लेना है, आर्ट एंड कल्चर के अल्भाषण पढ़ लेना है। उसके चक्कर में क्या होता है कि इतना ज़्यादा घोच-पोच कर देते हैं ना, इंसान का कॉन्फिडेंस खुद ही गिर जाता है। वो कहता है भाई इतना ज़्यादा पढ़ना है मुझे यार, इतनी सारी चीज़ें कैसे मैं रिवाइज़ करूँ? पैनिक होने लगता है, फिर माइंडसेट में और डर आता है, फिर एग्ज़ाम और पास आता है, टाइम नहीं होता, फिर हम और घबराने लगते हैं कि अब क्या करेंगे? ओह माय गॉड! सब खत्म हो गया, अब ये अटेम्प्ट भी चला गया, फिर फैमिली प्रेशर याद आने लगता है, फिर फैमिली की चीज़ें, फिर टॉन्ट, रिलेटिव्स की बातें, सब कुछ कंपाइल होके फिर वो आपको क्या करता है? नीचे दबा देता है। लेकिन जो आपका टैलेंट है वो ऐसे तो जाएगा नहीं। एग्ज़ाम हॉल में जाते हो आप पैनिक करते हो, लेकिन जो आपका टैलेंट है फिर भी आपका साथ देता है। फिर भी आप 70-80 नंबर ले आ रहे हो। आप वो जो 10-15 नंबर पीछे जा रहे हो ना, वो इसी वजह से जा रहे हो क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हावी कर देती हैं। तो हर एक चीज़ पे आपको धीरे-धीरे काम करना होता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ़ किताबों से नहीं होती, स्ट्रैटेजी सिर्फ़ सिलेबस का नहीं है, स्ट्रैटेजी आपके माइंडसेट का भी है। आप हर एक प्रॉब्लम को कैसे, किस तरीके से देखते हो, कैसे उसका सॉल्यूशन ढूँढते हो। मैं जितने भी छोटे-छोटे सेशन लेता हूँ पाथफाइंडर में, एक-एक चीज़ के बारे में डिटेल में इसीलिए बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एज़ ए एस्पिरेंट आपके माइंड में क्या चलता है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ। मुझे पता है वो फीलिंग क्या होती है, कैसे उस फीलिंग को हटाते हैं, कैसे उस चीज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, कैसे उससे लड़ते हैं। तब आप जाके कहीं आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है और फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं आप परफेक्टली अप्लाई करते हो। डर तब भी होता है, अगर मैं अभी जाके एग्ज़ाम लिखूँ फिर से, तो मुझे भी डर आएगा। आप कितनी बारी क्वालीफ़ाई कर लो, कुछ भी कर ले, कोई भी हो, रैंक 1 आ जाए, वो भी जाएगा, पढ़े लिखे का डर होगा। लेकिन शायद उसका डर रिलेटिवली कम होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। तो यहाँ जो कम डरता है वही क्वालीफ़ाई कर जाता है। डरते सब हैं, ये बहुत ही फैक्ट बात है। कोई ऐसे सोचो कि एकदम पूरा मतलब बाल-वाल पीछे करके जा रहा है, एकदम पूरा बाइक पे बैठ के धूम-टू टाइप, वहाँ जाके अभी फोड़-तोड़ के आएगा, ऐसा नहीं है। सब घबराते हैं, पेपर मिलता है, सब पैनिक करते हैं। लेकिन कोई ट्रेनिंग करके आता है, कोई ट्रेनिंग करके नहीं आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। माइंडसेट एक बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का फेल होने का। ये सबसे बड़ा रीज़न है, मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा रीज़न। उल्टे-सीधे कुछ भी, सब कुछ एक ही जैसे हो रहा है, पूरी क्राउड मेंटालिटी चल रही है। लोगों को सही तरीका पता नहीं है। बस जो जहाँ है, जैसे है, करे जा रहा है, मेहनत करे जा रहा है। लेकिन कैसे करना है, कित हद तक करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो नहीं पता है लोगों में। कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, वो नहीं पता है। दूसरा जो है मिसगाइडेंस। मिसगाइडेंस ऐसे होता है, देखो, ये जो यूपीएससी इंडस्ट्री है बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, मतलब इन द सेंस कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर जो थोड़ा बहुत होते हैं बहुत पैसा कमाते हैं, तो पैसे कमाने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो एक फोमो क्रिएट करते हैं, फियर क्रिएट करते हैं कि मतलब ये कोर्स ज्वाइन कर लो, तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ये कर लो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चाहे जहाँ भी आप कोर्स ले रहे हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इट्स यू। आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करो। गाइडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी पे इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ कि कोई आपसे बोल दे कि ऐसे-ऐसे कर लो, ये डेली टारगेट्स हैं, ये कर लेना है, वो कर लेना है, ये 4 किताब पढ़ लेनी है, ये 5 किताब, आर्ट एंड कल्चर के 5 किताब को यहाँ से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है। कहीं न कहीं आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उसका मतलब जो रेशनैलिटी है क्या है? सब कुछ करके जा रहे हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। जब हम तैयारी करते हैं, हम फेल होते हैं कई बारी, या पहला भी अटेम्प्ट होता है, तो हमारे माइंड में ये रहता है कि यार कैसे भी करके बस क्वालीफाई हो जाएँ। हम इतने वल्नरेबल होते हैं कि अगर कोई बोले कि यार 1 लाख दे दो यहाँ से, तो आप दे दोगे। कैसे भी करके कर्ज़ा लेके दे दोगे, क्योंकि हमारा इमोशन वल्नरेबल होता है, हमारा एम्बिशन हाई होता है, हमें ये रहता है कि भाई क्वालीफाई करना है। तो उस जो एक वल्नरेबल इमोशंस होते हैं ना, उसको बहुत सारे लोग यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और उसके चक्कर में क्या होता है ना कि आप अपनी कमान दूसरे के हाथ में दे देते हो। फिर आपको वो पछतावा होता है। तो वही है कि अब होए का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मिसगाइडेंस बहुत सारी चीज़ें हैं। आप गाइडेंस उसी से लो जो प्रॉपर आपको पता है कि ये चीज़ें सही बता सकता है। 1-2 लोगों से लो, ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों से नहीं। चाहे टॉपर हो, कुछ भी हो, ऐसा नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं कि जो टॉप किया है, रैंक लाया है, वही आपको फ्री की गाइडेंस दे सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपके सीनियर्स होंगे, जो बार-बार क्वालीफाई करते हैं। हो सकता है इंटरव्यू में जाके या कुछ वैसे हो के मेंस में कुछ ख़राब हो गया, नहीं हुआ क्वालीफाई, लेकिन फ्री के तो वो भी टॉपर हैं। तो आप उन लोगों से गाइडेंस लो, उनसे सीखो छोटी-छोटी चीज़ें और देखो कितना आप पे काम करती है। ब्लाइंडली चाय पे चर्चा करना, 4 लोग बताना, मेरे मॉक में 150 आए, 170 आए, आप परेशान हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक-एक चीज़ों पे बात कर चुका हूँ। तो ये जो मिसगाइडेंस है ना, क्या हम क्राउड में फँस जाते हैं। हम वल्नरेबल फ़ेज़ में होते हैं, वल्नरेबल इमोशंस में होते हैं और जो जैसे बोल देता हम वैसे करते चले जाते हैं। फिर इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि मतलब कुछ भी विकास भैया की जय हो, इनकी जय हो, ये तो ऐसे हैं, वैसे हैं। इस चक्कर में क्या करते हो आप अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हो।
आप क्या हो, सबसे पहले आप अपनी जय जयकार करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी चीज़ों पे वर्क करो। अगर मैं अभी आपसे बोलूँ कि आपके 10 रीज़न्स बताओ जो आपको लगता है कि आपका नहीं हुआ एग्ज़ाम, आप अभी बता दोगे। इस पे आप कभी नहीं काम करते, इस पे कभी नहीं सोचते। बस हमारा इमोशंस ऐसा होता है, बस कोई होप दे दे, कोई ऐसी चीज़ें हो, वो सब अच्छी चीज़ है। वो टाइम टू टाइम अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी चीज़ें स्ट्रेंथ बनानी है, क्योंकि आप 90% हो, बाकी 10% है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपने वो गाना सुना होगा कि खुद की जय से पहले दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको इतनी शक्ति देना। ये सुना होगा ना, कौन सी गुड्डी मूवी आई थी, आई थिंक जया बच्चन जी हैं उसमें। तो वो गाना भी यही सिखाता है कि आपको सबसे पहले खुद की जय करना है, विकास भैया की जय करने से पहले। तो ये सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी हैं आपकी, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बैक योरसेल्फ। यू आर द पर्सन जो आपको क्वालिफ़ाई करेगा। सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है, लाइफ़ की बात है। आप छोटी-छोटी चीज़ों से अपना स्ट्रगल करते हो। छोटी-छोटी चीज़ों से इमोशनली कितने स्ट्रगल करते हो, अपने फैमिली के इश्यूज़, अपने पर्सनल इश्यूज़, पीयर प्रेशर होता है, दोस्त आगे निकल गया, पीछे निकल गया, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, रात में वो एंग्ज़ायटी होना, वो परेशान होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। यू आर द पर्सन जो फेस कर रहे हो। तो आप अपने आप को क्यों नहीं बैक करते? सबसे पहली चीज़ कि आपको खुद को बैक करना है और गाइडेंस सही लोगों से लेना है, जो डरा रहा है, धमका रहा है कि ये कर लो, ऐसा है। बहुत सारा फ़ियर बनाया जाता है मार्केट में, बहुत वीडियोज़ देखता हूँ कि ऐसे करो 150 नंबर आ जाएँगे, ऐसे करो 160 नंबर आ जाएँगे, यहाँ से पूरे 70 क्वेश्चन आ गए। ये सब फालतू की बातें हैं, इन सब चीज़ों में कभी मत पड़ना। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है। मैं आपको बार-बार कहता हूँ, कोई भी सिंगर होता है, चाहे वो सोनू निगम हो, कुछ भी हो, हमेशा जब सिंगिंग कितने भी पीक पे हो, कितने भी बेसिक पे हो, हमेशा आपको सरगम से स्टार्ट करना है। आपको बंदिश गानी ही गानी है, आपको राग गाना ही गाना है, आपको रियाज़ करना ही करना है, तब आप जाके परफेक्ट बनते हो। चाहे एम एस धोनी हो, चाहे विराट कोहली हो, जब ग्राउंड पे जाते हैं उसके पहले 6 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो आप प्रोसेस पे कभी नहीं आपको हटना है। ऐसे शॉर्टकट नहीं देखना है कि 150 नंबर ऐसे कर लो आ गए, ये देखो मेरी टेस्ट सीरीज़ से 300 ऐसे आ गए। तो ऐसे-ऐसे मतलब कुछ भी अंड-बंड शंट लोग बोलते रहते हैं। इन चीज़ों में क्या होता है ना, हम इतने इमोशनली वल्नरेबल होते हैं कि शायद अपना जो एक रेशनल होता है, वो रेशनैलिटी होती है, उसको हम लूज़ कर देते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा सावधान रहो इन सब चीज़ों से। गाइडेंस से ज़्यादा मिसगाइडेंस है। जितने भी लोग मेंस लिखते हैं, एक मेंस लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, नहीं भी लिखा, सब गाइडेंस दे रहे हैं और हम वल्नरेबल हैं, सारी चीज़ों से फँसते हुए चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें आप एनालाइज़ करो, खुद से थोड़ा-सा रिसर्च करो। चीज़ें देखो कि क्या चीज़ें वर्क कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ दूसरा ही आपको बताए। बहुत सारी चीज़ें आपके इंट्रोस्पेक्शन पे होती हैं। जो मैं आपको पीवाईक्यू एनालिसिस बताता हूँ, जो चीज़ें ऐसा नहीं कि मैं कहीं सीख के आया या कोई मुझे बताया है। आपने देखा होगा, आपने 1 लाख उसमें व्यूज़ हो गए, जबकि अपने इतने सब्सक्राइबर नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर थोड़ा डिफरेंट लगा, थोड़ा डिफरेंट। वो डिफरेंट इसी लगा क्योंकि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। बहुत सारी चीज़ें खुद से सीख के, खुद से देख के, प्रैक्टिस करके, तो वो आप भी हो सकते हो। आपके भी अपने तरीके हो सकते हैं। हर चीज़ दूसरे पे नहीं रखना है। आप अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मिसगाइडेंस, हम डरे सहमे हो जाते हैं इस जो ज़ालिम दुनिया है अपने आसपास, तो ये चीज़ नहीं करना है। तीसरा जो रीज़न है वो आपकी है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। यहाँ ईगो इशू बहुत बड़ा आता है। अरे यार क्या 6 के एनसीईआरटी, नहीं नहीं मैं तो सीधे नितिन सिंघानिया पढ़ूंगा पढ़ूंगी। ये गलत कर रहे हो आप। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बेसिक से बहुत सवाल आते हैं। 30 सवाल मैं आपको बताता हूँ सीधे-सीधे कि 100 में से 30 सवाल ऐसे आते हैं जो आप डायरेक्ट कर लोगे। कोई भी हो, कितना बड़ा 30 मार्क हो, मैंने हर बारी प्री निकाला है, कभी ऐसा नहीं हुआ 30 से ज़्यादा मुझे आए। बाकी 70 आप पीवाईक्यू एनालिसिस से जो आपका बेसिक नॉलेज है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो आपने सीखा है, आपका माइंडसेट, वो आपको मैक्सिमाइज़ कराएगा। 70 के 70 नहीं सही होंगे वहाँ भी। अल्टीमेटली आप ये सोचो कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से 10 मुझे स्किप करना है, 90 है, 30 सही, 60 गलत, उसके बाद भी मेरे 100 नंबर आ रहे हैं। सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। 10 आपने लीव करने का स्कोप रखा है, 30 आपके गलत करने की स्कोप है, 60 आप सही करोगे, 90 आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो। तो आप इस माइंडसेट से रखो कि आपको कैसे अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ करना है। तो 30 ही क्वेश्चन आएंगे आपको वहाँ पे, 30 से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो बेसिक हमेशा अच्छे से कमान रखो, क्योंकि वही 30 क्वेश्चन होंगे। अगर आप उस 30 क्वेश्चन में पीछे चले जाओगे ना, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा कमान रखना है। अगर मेरे से कोई पूछे कि ऐसा क्या रीज़न था जो मैं बार बार क्वालिफाई किया, तो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से। तो ये चीज़ जो बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, ये रीज़न है।
यहाँ आप गलती नहीं कर सकते। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन भी नहीं, मतलब इतने अच्छे से आप रिवाइज़ कर लो कि जो अपने आस-पास रडार की चीज़ें हैं वो नहीं जानी चाहिए। 50 किताब पढ़ लो, मोटी-मोटी किताब पढ़ लो, आपको लगेगा बस आपने पढ़ लिया। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उससे आउटपुट क्या निकला, कितनी चीज़ें आपने पढ़ी, किस तरीके से आप रिवाइज़ कर पा रहे हो, कितने कम टाइम पे दूसरी बार रिवाइज़ कर पा रहे हो, कितना रिटेन किया, इन पे ज़्यादा फोकस करो, आउटकम पे ज़्यादा फोकस करो। नहीं तो क्या होता है ना कि एनसीईआरटी पढ़ ली है, कैसे पढ़ ली? अभी 2 सवाल पूछो नहीं बता पाओ। अभी 2024 की ज्योग्राफी के उस दिन मैं एनालाइज़ कर रहा था पाथफाइंडर में, कितने सारे सवाल सीधे ज्योग्राफी से आए, उसमें भी आपके गलत हो गए होंगे। वो नहीं करना था, 14-15 सवाल है उसमें, 12-13 सवाल सीधे एनसीईआरटी से बेसिक। अब ऐसे एनसीईआरटी पढ़ने का क्या मतलब है, अगर वो चीज़ आप उस चीज़ को सॉल्व ना कर पाओ? तो ये सबसे बड़ा इशू है कि तरीका सही नहीं है पढ़ने का। सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, बस ये है कि हाँ पढ़ लिया, उसमें पेंट कर दिया ऐसे ऐसे करके, लाल पीला नीला हाईलाइट कर दिया, बस ये हो गया कि हाँ मैंने पढ़ लिया है। ऐसे नहीं होती, आप उसको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। नोट्स मेकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी नोट्स मेकिंग। बहुत सारे लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि नोट्स ही नहीं बनाते। कोई टॉपर का नोट्स पढ़ रहा है, कोई यहाँ का पढ़ रहा है। एक चीज़ मेरे को बताओ, जो नोट्स बनाते हैं वो लिखा हुआ चीज़ है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में आप स्टोरीज पढ़ते हो, पूरा पैराग्राफ पढ़ते हो, सारी चीज़ें समझते हो, फिर जाके आप कीवर्ड्स में लिखते हो। आप टॉपर के नोट्स पढ़ रहे हो, उसमें क्या आपको मिल रहा है? सिर्फ कीवर्ड्स मिल रहा है, बैकग्राउंड स्टोरी तो नहीं आ रही। अब जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के, वहाँ फैक्चुअल सीधे नहीं आते, कुछ स्टेटमेंट वाइज होते हैं। आपको एनालिसिस की ज़रूरत होती है, आपको समझ की ज़रूरत होती है। जब आपको बैकग्राउंड ही नहीं पता, फैक्ट रट के गए हो, बहुत सारे सवाल में फंसोगे। बहुत सारे सवाल सीधे हो जाएंगे, वो तो सबके हो जाएंगे। तो आप कैसे स्टैंड आउट कर रहे हो दूसरों से, ये चीज़ आप मेरे को बताओ। आप कैसे स्टैंड आउट करोगे? आपको ऐसा क्या लग रहा है कि आप यूनिक कर रहे हो और लोगों से? कंपटीशन तो रिलेटिव है, कंपटीशन तो रिलेटिव है ना। मतलब अगर 4 लोग हैं, 1 2 3 4, 3 लोग एक जैसे कर रहे हो, सेम चीज़ वही टॉपर पढ़ रहे हो, तो इसमें आप कैसे मान सकते हो कि आप आगे हो? कोई बंदा है वो टॉपर भी देख रहा है सेलेक्टिवली, लेकिन उसने अपनी चीज़ें भी काम करी हैं, बैकग्राउंड की चीज़ें पढ़ रहा है, स्टोरीज पढ़ रहा है, पूरी बुक पढ़ा, फिर वो जाके नोट्स बना रहा है, उसको रिवाइज कर रहा है, बार बार रिवाइज कर रहा है। और एग्ज़ाम के पहले 15 दिन पहले वो पैनिक नहीं करेगा, हफ्ते पहले वो पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास सारा हथियार रेडी है, उसको बस चलाना है, बस पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना है। जिसके पास नोट्स नहीं है, 15 दिन पहले हथियार डाल देते हैं, हाथ ऊपर कर लेते हैं कि अब क्या करें। तो कोई उड़ान पे भाग रहा है, तो कोई टॉपर के नोट्स पे भाग रहा है। मतलब क्या है, वो शॉर्टकट है ना, आपने चीज़ें सही से प्लान नहीं करी, तो मिस मैनेजमेंट हो जाता है एक तरीके से। मिस मैनेजमेंट बहुत बहुत गंदी चीज़ है। इनडिसिप्लिन रहते हैं। देखो, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि डेली आप पढ़ो 18 घंटे, डेली 15 घंटे। ऐसा कभी होगा कि हो सकता है किसी किसी दिन आप, ऐसे होता है ग्राफ, मान लो ये है, तो किसी दिन आप 2 घंटे पढ़े, किसी दिन आप 8, किसी दिन आप 4, किसी दिन आप 3, किसी दिन 5, किसी दिन 7। ये होता है डिसिप्लिन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डेली 8-8 घंटे पढ़ो, कल 8 घंटे नहीं पढ़े तो स्ट्रेस में आ गए। होता है यार, दिन कभी ख़राब होते हैं, बैड डेज होते हैं। कभी कभी होता है कि 1 ही घंटे आप पढ़ोगे, किसी दिन आप 9 पढ़ लोगे। तो ये चीज़ें अप्स डाउन चलते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। लेकिन आपको पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है, अपने टाइम टेबल बनाना है कि इस टारगेट पे ऐसे ख़त्म करना है, इस टारगेट पे ये चीज़ें करना है। लोग ये नहीं करते, यही सबसे बड़ा रीज़न। वो रैंडमली पढ़ते हैं, मतलब डेली उठे, फिर आज लाओ क्या पढ़ते हैं, चलो ये लो, ये दिख गया, चलो यही पढ़ लिया, फिर फ़ोन आ गया, फिर बात करने लगे, फिर चैट करने लगे, फिर सोचने लगे यार उसका मैसेज नहीं आया, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। आपको सोचो यहाँ पढ़ने आए हो। 2 साल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के। 1 साल 2 साल अगर आप सही से मेहनत कर लो तो आप कितने आगे चले जाओगे, कितने आगे चले जाओगे। इन सब चीज़ों में आपको बहुत पूरी लाइफ पड़ी इंडल्ज होने का। तो असली रीज़न तो यही है कि हम अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, उनकी आंखों में दिख जाता है। बहुत सारे लोगों को मैंने लिख के दे दिया कि क्वालिफाई करोगे, मतलब क्योंकि ऐसे नहीं लिख लिया कि मैं कोई दूरदर्शी हूँ, बाबा हूँ, बता दिया। उनकी मेहनत देख के, उनकी आंखों की मेहनत, वो जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे बैठे थे, हर तरीके ये लगे कि भाई ये तो क्वालिफाई करेगा। और कसम खा के कह रहा हूँ, क्वालिफाई कर गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रैंडमली होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप से कितने ऑनेस्ट हो, चीज़ों को लेके कितने ऑनेस्ट हो, कितनी आपकी सीखने की इच्छा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोगों को पता ही नहीं होता है, मतलब इग्नोरेंस में है। अज्ञानता से बड़ा कोई मतलब वो नहीं होता कि आपको पता ही नहीं है एक्चुअल में चीज़ें, कि आप गलत कर रहे हो, खुद को ही नहीं पता है। ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज़ द की। किसी भी चीज़ को, अगर आप डिसिप्लिन इंसान हो, आप सिकंदर हो। डिसिप्लिन नहीं है, हर जगह स्ट्रगल करोगे। टाइम टेबल बनाओ, बी क्लियर, अपने आप पे बैक करो, एग्रेसिव रहो, पैशनेट रहो कि ठीक है इसके लिए आए हैं, पढ़ेंगे। घर वालों को तो यही पता है कि आप पढ़ रहे हो, पैसे दे रहे हैं। सोचो एक बारी,
आपके मम्मी पापा कैसे पैसे दे रहे हैं, उस चीज़ को क्यों तबाह करना। इन सब चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में कुछ नहीं मिलता। मैं ओआरएन में देखता हूँ लोग घूमते हैं, टहलते हैं, सब जोड़ा जोड़ी बनाने में लगे रहते हैं, कुछ नहीं है यार। मतलब यू विल रिग्रेट इट आफ्टर 2 years। कुछ भी परमानेंट नहीं है, इट्स ओनली यू। सो यू हैव टू वर्क, उस पर काम करना है, चीज़ें करो, इन्जॉय करो, दोस्त यार, मौज मस्ती होना चाहिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा रिफ्रेश होता है, बट वही नहीं होना चाहिए सिर्फ कि बाकी उसके अलावा कुछ नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है, बाकी वही हो रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप को लेके सेल्फिश होना है, स्मार्ट होना है, स्ट्रेटजी बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस एनालाइज करना है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप हो, कोई बोल दिया कि चलो ऐसे कर लो, आप वैसे करने लगे, अरे आप कोई ऐसे मेंटली स्लेव थोड़ी ना हो कि कोई कुछ भी बता देगा आप करने लगोगे। आपके अंदर भी चीज़ें भगवान ने दे रखी हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी कि आप एक नया इनोवेशन ला सकते हो हर एक चीज़ में। तो ये चीज़ सोचो ना, अपने आप को क्यों नहीं बैक करते। तो मैनेजमेंट सबसे बड़ा रीज़न है। आप लोग, बहुत सारे लोग फेल हुए होंगे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप ये सोचो प्री अगर ऐसे हो रहा है क्यों, क्या ये रीज़न नहीं है कि आप मैनेज नहीं करते। 2 महीने 3 महीने जब प्री का बचता है फरवरी में, तो आप शुरू करते हो, उस टाइम पे तो सारे शुरू कर रहे हैं, क्या लग किया। मैं पाथ फाइंडर को यही बोलता था कि अभी आप शुरू कर रहे हो, आपके मेंस के साथ ही सारी चीज़ें चल रही हैं, आप जब तक फरवरी में लोग आएंगे तब तक आप बहुत आगे निकल जाओगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से डिसिप्लिन बना के पढ़ाई करो। प्री की हो, मेंस की हो, पढ़ना तो आपको सबके लिए है। अब 2 महीने प्री की तैयारी करके और 3 महीने मेंस की तैयारी करके रैंक नहीं आती है। बहुत बारी मैंने ऐसे भी गलती करी, वो आपको नहीं रिपीट करनी है। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी की गलतियों से सीखता है मूर्ख इंसान। तो आप मूर्ख नहीं हो, इसीलिए हमेशा दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी उम्र निकल जाएगी फिर अपनी गलतियों से सीखते सीखते। तो मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जो आपको करना है। फिर ये आता है आपका पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस, लोग क्या लगता है कि बस पढ़ लिया, सॉल्यूशन कर लिया, ख़त्म हो गया। अब जाके वीडियोस देखना, मैं आपको चीज़ें उसमें बताया। अभी जो 25 साल का अपना पीवाईक्यू एनालिसिस है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। 2000 से लेके 2016 तक सेक्शनल होगा, 2017 से लेके 24 तक अपना जो है ईयर वाइज होगा। तो उसमें सारी चीज़ें, उसमें कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, थीम क्या है यूपीएससी का, किस थीम से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, ताकि जब आप पढ़ाई करते हो, जब आप जा रहे हो पढ़ने, तो आपको पता हो कि ये एरिया से जहाँ से पूछता है, तो थोड़ा सा आपका इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा हो जाता है, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंट हो जाती हैं, और वो सब अल्टीमेटली आपके काम आती हैं। तो पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता ओनली देखा काट दो, फैक्ट देखा काट दो। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल की है, तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। मतलब ये कोई ऐसा है कि आप यूनिक हो गया, आपको पता है बाकी लोगों को नहीं पता है। सबको पता है, ये आज से नहीं 10 साल से पता है, उसके पहले से पता है। सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, बट वो बहुत सुपरफिशियल है। प्रोसेस मिस कर रहे हो आप, चीज़ों को समझना, कैसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, कैसे आपको पढ़ना है, उस चीज़ को इंटरनलाइज करना, और चीज़ें देखना, रीचेक करना, अपने आप को समझना, आप कितना बैक कर पा रहे हो, किस माइंडसेट से सोच रहे हो। 4 ऑप्शन देखे, वहाँ पे आपको क्या आया। ये 1 दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, ये 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं होती है, ये 1 घंटे का वीडियो नहीं होता है, वहाँ से आपको एक हिंट मिलता है। ये महीनों की प्रैक्टिस होती है, ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग अगर 1 घंटे में हो जाए तो क्यों लोग 6-6 महीने 8-8 महीने की ट्रेनिंग करते हैं, क्यों फिर लबास ना जाते हैं। वीडियो दिखा के हो गई ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है। तो कभी भी अगर मार्केट में आपको दिख रहा है आधे घंटे का कि ऐसे करो 100 नंबर आ जाएँ, ऐसे करो आ जाएँ, तरीका आप ढूंढ लो कि हाँ ठीक है ऐसे तरीके हो सकते हैं, बट वो रीज़न नहीं होगा आपको क्वालिफाई कराने का। मतलब वो आपका सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपका बेसिक अच्छा है, मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई अपनी सीखी नहीं बघाड़ता। 1 लाख लोगों ने वीडियोस देखे, बहुत सारे लोग देखे, क्वालिफाई 500-600 किए। अगर सब कुछ काम कर जाए, एक तरफ से काम कर जाए, तो 1 लाख ना क्वालिफाई कर जाते। नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि जो 500-600 लोग क्वालिफाई किए, उनको वो सपोर्ट मिला है, और सपोर्ट तब मिला जब उनकी बहुत सारी चीज़ें टिक मार्क थी। आपका टिक मार्क नहीं है, सपोर्ट आपको भी मिला, लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू क्वालिफाई। तो ये टिक मार्क जो होता है ना, ये बाकी सारी चीज़ें होती हैं। जो अपना मेंटोरशिप प्रोग्राम है, उसमें ये टिक मार्क वाली चीज़ें रहती हैं। इसीलिए तो अभी से शुरू किया, इसीलिए अभी दिसंबर से प्लान करो। उसके बाद मैं नहीं लाऊंगा बैच, क्योंकि मैं नहीं मैनेज कर सकता। उसके बाद चीज़ें फिर हाथ से निकलने लगती हैं, फिर आप ये रहता है कि बस पैसे कमा लो, लेकिन वो जस्टिस नहीं हो पाता। अब फरवरी मार्च में मैं कोर्स लॉन्च करूँ, मैं बोलूँ कि नोट्स बना लो, नहीं बना पाओगे, तब दिक्कत हो जाती है। तभी लोग एक्टिव होते हैं एकदम से कि अभी प्री करना है, प्री करना है, फिर वो क्राउड में आ जाते हैं, पूरा लोग क्राउड में बढ़ जाते हैं। फिर ये जो बाहर बाहर से तैयारी कर रहे हैं ना, ये सारे लोग ये निकल जाते हैं,
और बाकी लोग क्राउड में फंस जाते हैं यहाँ पे, उसी क्राउड मेंटालिटी में, क्राउड वाली चर्चें, फिर वही सब वीडियो देखना, इधर उधर चीज़ें, मतलब मिक्स होके खुद ही कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो ये रीज़न है, माइंडसेट इशू होता है लोगों का फेल होने का। मिस गाइडेंस बहुत बड़ा इशू है, मैंने उस पर बात की। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक किताबें एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे जहाँ से बार बार सवाल पूछता है। बेसिक लेक्चर में कांते ही रिवाइज कर रहे हैं, उल्टा सीधा कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। पीवाईक्यू एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वीडियो 2-3 वीडियो है, आप थोड़ा एक तरीका देख सकते हो वहाँ पे। मैनेजमेंट इशू है, हम अपने आप को लेके ऑनेस्ट नहीं होते, सबसे बड़ा रीज़न यही है। सबसे बड़ा रीज़न कि आप मैनेज नहीं करते चीज़ों को, खुद से ही ऑनेस्ट नहीं है, मतलब डिनायल में जी रहे हैं, डिल्यूजन में जी रहे हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ऐसे लोग बहुत हैं, और अगर आप हो तो ये कोई गलत बात नहीं है अगर आप उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो। आज से अगर आप सही उसको करते हो तो आप बहुत आगे चले जाओगे। तो डिनायल में नहीं रहते कभी, डिनायल में रह के आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। आज नहीं तो 2 साल बाद वो चीज़ें आपको सही करनी ही पड़ेंगी। फिर नोट्स मेकिंग, इन्वेस्टमेंट करना, टॉपर्स के नोट्स देखो सेलेक्टिवली। अपने खुद के नोट्स अपने होते हैं, अपना घर अपना होता है, अपनी चीज़ें अपनी होती हैं। उससे क्या होता है, आप पढ़ते हो, सोचते हो, फिर लिखते हो, प्रोसेसिंग पूरा होता है दिमाग में। नेक्स्ट टाइम आप देखते हो, उल्टा सीधा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप एलिमिनेट करते हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लाया करेंगे। आप लोग बताइए कैसा लगा। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स जो भी आपको इश्यूज़ है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वी विल सॉर्ट आउट, देखेंगे उस पर। और थोड़ा सा इंगेज रहना है। तो अल्टीमेटली निचोड़ यही है कि सबसे पहले आपको खुद को पहचानना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो ये चीज़ ध्यान रखो। यू कैन ईजिली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग क्वालिफाई करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब प्री इज़ वेरी इजी टू क्वालिफाई। ट्रस्ट मी, अनप्रेडिक्टेबल है, लोग क्वालिफाई करते हैं, आप भी कर जाओगे अगर आपने सही तरीका चुना है। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।